बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने बायो 101 का अगेन एक और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर करेंगे। टॉपिक नंबर 91 से लेकर टॉपिक नंबर 98 तक हम लोग कवर करेंगे आज के हम लोग लेक्चर में। अब हम लोग थोड़ा स्पीड लगाएंगे। आज का जो लेक्चर है सबसे पहले मैं आप लोगों को रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ाऊंगी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सांस लेने का अमल कैसे होता है। उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन की तरफ चलेंगे कि बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपेल करने का जो सारा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। ठीक है, हम लोग करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, चैनल के होम पेज से डिस्क्रिप्शन के लिंक से। मजीद कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि रिस्पायरेशन जरूरी होती क्यों है। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये एनर्जी कैसे आती है? हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं या प्लांट्स के अंदर जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहे होते हैं ना, अब उससे क्या होती है कि उससे एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है, उन सारे प्रोसेसेस को, फूड को या जितने भी हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होते हैं? ऑक्सीजन की मदद से होते हैं। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब वो ऑक्सीजन आती कैसे है? वो सांस लेने की वजह से आती है। तो रिस्पायरेशन एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप लोग एनर्जी को बायोलॉजिकल फॉर्म में प्रोड्यूस करने के लिए एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, और ये सब कुछ रिस्पायरेशन के थ्रू ही होता है। रिस्पायरेशन होती क्या है? रिस्पायरेशन में ऐसा प्रोसेस होता है एक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स गैसेस को या तो एक्सचेंज कर रहे होते हैं या तो फिर मुख्तलिफ आप लोगों की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रिस्पायरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। हमारी बॉडीज के अंदर दो तरह की रिस्पायरेशन होती है। एक होती है ऑर्गेनिस्मिक रिस्पायरेशन। ऑर्गेनिस्मिक रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि जो आप लोग सांस लेते हैं, हवा को बॉडी के अंदर लेके जाना और फिर उसको बाहर जो है ना मूव करना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मूवमेंट्स के थ्रू। और आप लोगों के फेफड़ों में जो गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं ये होती है ऑर्गेनिस्मिक रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन वो होती है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन यूज हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और आप लोग इस तरह से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने फूड मॉलिक्यूल्स में से और कंजर्व करते हैं एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में इसलिए यानी कि एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स की होती है ना, तो जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है ना यानी कि बॉडी के अंदर यूज होने वाली एनर्जी, हम लोग उसको एटीपी बोलते हैं। तो ये दो तरह की ये रिस्पायरेशन होती है। एक तो आप लोग वैसे सांस लेते हैं, दूसरी सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन को यूज करके आप लोग जो एनर्जी बना रहे होते हैं उसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब सेलुलर रिस्पायरेशन की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि अगर ऑक्सीजन को यूज करके आप लोगों की बॉडी में एनर्जी बन रही है तो हम लोग उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक पूरा अमल हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मकसद यही होता है कि सेल को उसने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करके पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता है और इस तरह से फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरी होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन ये होती है कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। इसमें ऑक्सीजन आप लोग यूज नहीं करते। जैसे बैक्टीरियाज के अंदर ऑक्सीजन के बगैर ही मुख्तलिफ एनर्जी वो बना रहे होते हैं, उसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिस्मिक रिस्पायरेशन को और सेलुलर रिस्पायरेशन को। ऑर्गेनिस्मिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेने का जो अमल होता है, यानी कि जो मूवमेंट्स होती है ना जिसकी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, लंग्स की मूवमेंट्स, उसके बाद बॉडी की मूवमेंट्स, ये सारा कुछ। एयर के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं। अब इंसान है फॉर एग्जांपल, वैसे तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे हमारे इंसानों के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स, जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। सेलुलर और ऑर्गेनिस्मिक रिस्पायरेशन में मजीद यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। सेलुलर रिस्पायरेशन वो होती है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। और ऑर्गेनिस्मिक रिस्पायरेशन होती है कि आप लोगों की बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स मूव करते हैं जिसकी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है एयर की। इसको हम लोग ब्रीथिंग भी कहते हैं, सांस लेने का अमल, या वेंटिलेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। अच्छा, सांस हवा में भी लिया जा सकता है, पानी में भी लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे आबी मखलूक जो होती है, जो पानी में रहने वाली मखलूक होती है, वो भी तो सांस लेती है ना, वो पानी से लेती है। लेकिन हवा में सांस लेना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि एक तो ये कि हवा लाइटर होती है, इसका वजन नहीं होता, पानी का वजन होता है, डेंसर होता है पानी। और दूसरी बात यह कि जो एयर होती है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, पानी जो होता है ना उसमें कम ऑक्सीजन पाई जाती है। इसीलिए हवा में सांस लेना आसान होता है और पानी में सांस लेना मुश्किल होता है। प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होती है? प्लांट्स भी सांस लेते होते हैं, उनमें भी गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे होता है?
हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं स्टोमेटा। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग पिछला लेक्चर था, आई थिंक सो, ये पता नहीं उससे पिछला था, हम लोग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी कर चुके हैं उसको डिस्कस। तो अगर आप लोगों को याद हो तो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके दरमियान में सुराख बन जाता है, इर्द गिर्द दो लोबिये की तरह के वो होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों सेल आपस में जुड़ जाएं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अगर वो उनकी लोबिये की तरह की शेप हो जाए आपस में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो जब स्टोमेटा ओपन हो जाता है, वो एक सुराख होता है पत्तों की सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से फिर पानी बुखारात की शक्ल में वहां से प्लांट के अंदर से ट्रांसपायर हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है, यूं समझिए, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट्स जो कि जमीन पे होते हैं ये अपनी जड़ों की मदद से भी ऑक्सीजन हासिल करते हैं। हमारी जो सॉइल होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, उसमें भी ऑक्सीजन पाई जाती है, तो प्लांट्स सॉइल से भी एयर जो है ना वो लेते हैं। उसके बाद वो पौधे जो कि एक्वेटिक होते हैं, पानी में जो मौजूद होते हैं, वो वाली ऑक्सीजन हासिल करते हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हुई होती है। एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं? एनिमल्स के अंदर ये जो सांस लेने का सारा अमल होता है, इनके लिए उनके मुख्तलिफ स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मछलियां होती हैं उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, और वैसे जो जमीन पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसानों को साथ में मिला के उनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर रहने वाली मखलूक के अंदर जो ऑर्गन पाया जाता है उनको हम लोग गिल्स बोलते हैं, और जो इंसान या जो जानवर जमीन पे पाए जाते हैं उनको हम लोग लंग्स बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की, कि इनकी रिस्पायरेटरी सरफेस इस तरह की होती है, लंग्स की और गिल्स की इस तरह की इनकी सरफेस होती है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस को ये सपोर्ट भी करती है और फैसिलिटेट भी करती है। रिस्पायरेटरी सर्फेसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो ये है कि इनकी जो सरफेस होती है ज्यादा होती है, बड़ी होती है और मॉइस्ट होती है, यानी कि इसके अंदर नमी होती है, और बिल्कुल बारीक होती है ताकि आसानी से वेंटिलेशन हो जाए, ताकि आसानी से जो जैसे अब फेफड़े हैं ना, ठीक है, तो फेफड़ों के इर्द गिर्द आप लोग देखो कि बहुत बारीक बारीक नालियां होती है, कैपिलरी नेटवर्क होता है। तो फेफड़ों की जो झिल्ली सी होती है ना वो बहुत ही बारीक होती है ताकि कैपिलरीज और फेफड़ों के दरमियान इजीली एयर जो है ना वो एक्सचेंज हो सके। इसके अलावा जो छोटे जानवर होते हैं उनमें भी रिस्पायरेशन होती है। कुछ ऐसे जो स्मॉल एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी की सरफेस के थ्रू ही रिस्पायरेशन हो रही होती है, यानी उनकी जो स्किन होती है ना वहीं से वो सांस ले रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज सिस्टम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने हाइड्रा का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा था। ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म होता है जिसका एक माउथ होता है और उसके बाद इसकी जो है ना एक बॉडी कैविटी होती है। अब पानी बॉडी कैविटी में आता है और वहीं से वो आउट जो है ना वो मूव कर जाता है, माउथ के थ्रू ही आता जाता रहता है पानी। तो इस जो हाइड्रा होता है ना, इसकी बॉडी जो वॉल होती है, बॉडी वॉल के अंदर सेल्स पाए जाते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं पानी के साथ, और इनकी जो वैसे जो बाहर वाली लेयर होती है ना एपिडर्मल लेयर, जैसे हमारी अब इंसान है तो हमारी एपिडर्मल लेयर स्किन है, ठीक है, तो हाइड्रा की जो एपिडर्मल लेयर होती है वो भी डायरेक्टली पानी के साथ गैसेस को एक्सचेंज कर रही होती है। उसके बाद एक और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थवॉर्म्स होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को वो एक पंजाबी में उनको ना मलाप बोला जाता है। तो अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ना इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इनके अंदर भी नालियां पाई जाती हैं जिनके अंदर जो है ना वो खून सारा मूव कर रहा होता है। तो इनके अंदर कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, और इसके अलावा जो पूरे अर्थवॉर्म होते हैं ना उनकी बॉडी के अंदर एक यूं समझ लें कि स्पेस होती है, ठीक है, क्लोज्ड वेसिनिटी, क्लोज्ड ना एक स्पेस होती है बॉडी वॉल के साथ, ठीक है, बॉडी वॉल के अंदर जो है ना कुछ जगह उनकी खाली होती है, ये उस उधर से जो है ना ये रिस्पायरेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं। आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है हर वो जानदार जिसकी बहुत ज्यादा टांगे होती हैं, जैसे कीड़े हो गए, इंसेक्ट्स वगैरह, कॉकरोच जैसे होता है, इनका जो गैस एक्सचेंज करने का सिस्टम होता है ना ये बड़ा स्पेशल होता है। पूरा इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। ट्रैकियल सिस्टम का मतलब ये होता है एक ट्यूब्स का, छोटी छोटी ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है इनकी पूरी बॉडी के अंदर। इनका होता ऐसा है कि जो बॉडी वॉल होती है ना वो उसकी आगे एक्सटेंशंस हो रही होती हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक जो है ना वो कॉकरोच की बॉडी वॉल है, ठीक है, क्या कॉकरोच बनाया मैंने, अच्छा, ये जो वॉल होती है ना ये इधर इस तरह की जो है ना वो एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर की तरफ वॉल की ना इस तरह से एक्सटेंशंस होती हैं, और इस तरह से एक पूरा ट्यूब्स का नेटवर्क इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकियोल्स भी होते हैं। ट्रैकियोल्स मतलब ये होता है कि ये वाली एक्सटेंशन जैसे जैसे अंदर मूव करते हैं ना बॉडी के अंदर तो पतली बारीक होती चली जा रही होती है, और इनकी ये जो ओपनिंग होती है यानी कि ये जो स्किन होती है ना यहाँ पे छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। अब हवा इन स्पाइरिकल्स की मदद से एंटर होती है, वहां से ये ट्रैकिया के अंदर जाती है, वहां से ट्रैकियोल्स के अंदर जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो ट्रैकियोल्स होते हैं ना वो बॉडी के अंदर मौजूद पाए जाने वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से जो एयर होती है
वो इजीली उनके आगे टिश्यूज के साथ एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। एयर यहाँ पे बहुत ही लाइटर मीडियम होता है। ट्रैकियल सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम होता है रिस्पिरेशन के लिए कॉकरोच के अंदर। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज पे आ सकता है कि ट्रैकियल सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, तो कॉकरोचेस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिशेस की, फ्रॉग्स की और बर्ड्स की, इनके अंदर रिस्पिरेशन कैसे होती है। फिशेस की बात करते हैं तो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। इनके अंदर जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गिल्स। पानी सबसे पहले इनकी माउथ के थ्रू इंटर होता है और पानी जाता है गिल्स के अंदर। फिर गिल्स से क्या होता है कि गैस एक्सचेंज हो जाती है, पानी के अंदर मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो गिल्स में से बॉडी के अंदर मूव कर जाती है और बाकी का जो पानी होता है वो गिल से बाहर मूव कर जाता है। फिशेस का जो हार्ट होता है ना उसको हम लोग सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट पढ़ा तो वो डबल सर्किट होता है। फिशेस का जो है ना वो सिंगल सर्किट होता है। सिंगल सर्किट ऐसे होता है कि सबसे पहले हार्ट जो है ना वो ब्लड को पंप करता है गिल्स की तरफ, और फिर आगे जो गिल्स होती है ना वो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल के तो आगे बॉडी की तरफ मूव कर देता है। बॉडी से दोबारा जो है ना वो हार्ट की तरफ आता है, हार्ट से फिर गिल्स की तरफ। इस तरह से एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही साइकिल के अंदर चलता रहता है सारा का सारा सिस्टम, इसलिए हम लोग इसको सिंगल सर्किट हार्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अब अगेन नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं फ्रॉग्स की। फ्रॉग्स जो है ना वो ट्रांजिशन करते रहते हैं, यानी कि कभी पानी में रहते हैं, कभी वो जमीन पे रहते हैं। पानी में भी रह सकते हैं और वो जमीन पे भी रह सकते हैं। थ्री डिफरेंट जो है ना इनकी थ्री जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो है ना वो रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं इनके लाइफ स्टेजेस में। सबसे पहले जब फ्रॉग अंडे से निकलता है, जब वो लार्वा होता है, तब वो पानी में रहता है, ठीक है। तब वो जो सांस लेता है ना वो गिल्स की मदद से लेता है। फिर जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो फिर अपनी लंग्स की मदद से भी ले सकता है सांस, और स्किन की मदद से भी ले सकता है। तो ये देखा जाए तो तीन तरह के इसके अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू ऐसे करते हैं कि इनकी जो स्किन होती है ना उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क पाया जाता है। तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसेज एक्सचेंज होती रहती हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड के अंदर भी बड़ा एफिशिएंट सिस्टम पाया जाता है रिस्पिरेशन का। बर्ड्स लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ये एयर सैक्स होती हैं, हवा की जो थैलियां होती हैं इनकी बॉडी में और इनकी बोन्स में भी वो प्रेजेंट होती हैं, जो एयर को कैप्चर करती हैं और फिर इनकी बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम लोगों ने बात की थी कि जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जमीन पर रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं, उनके अंदर जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं वो होते हैं लंग्स। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो गैस एक्सचेंज करने का जो ऑर्गन पाया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं गिल्स। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस की। ह्यूमंस के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जितनी भी रिस्पिरेशन होती है वो लंग्स के थ्रू होती है, और इसके अलावा लंग्स के अलावा भी पूरा एक पैसेज वे होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। सबसे पहले नॉस्ट्रिल होता है, यानी कि आपकी ये जो नाक की जो सुराख होते हैं ये। उसके बाद नेजल कैविटी, यानी कि आप लोगों की ये जो सांस वाली जो नाली नोज से होती है आप लोगों के माउथ के अंदर जो ओपन हो रही होती है। उसके बाद आ जाता है फेरिंक्स, आप लोगों के गले में पाया जाता है। उसके बाद आता है लैरिंक्स, जो कि आप लोगों के गले से थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया वो सांस की नाली होती है जो कि गले से लेके आगे हमारे लंग्स तक पाई जाती है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रोंकाई, यानी कि जब ट्रैकिया ये सांस की नाली जब लंग्स तक पहुंच जाती है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जो होती है वो लेफ्ट वाले में चली जाती है, दूसरी राइट वाले में चली जाती है, इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। और एक और जो होती है दैट इज अ ब्रोंकियोल्स। यही जो ब्रोंकाई होते हैं ये आगे फर्दर जब लंग्स के अंदर जाते हैं तो ये आगे डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी मजीद ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अब जब हम लोग इंसान के लंग्स की, फेफड़ों की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर एक होती है प्लूरल कैविटी, हम लोग बोलते हैं। प्लूरल कैविटी का ये मतलब होता है कि फेफड़ों की जो बाहर वाली जो पूरी सरफेस होती है ना, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी, यानी कि जितना भी एरिया उस मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लंग्स की बॉडी होती है। उसके बाद एल्विलाई, ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं, यूं समझ लें कि एयर सैक्स होती हैं, बहुत बारीक, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं जो कि आप लोगों के फेफड़ों के अंदर ये मौजूद होते हैं। अब ये सारा स्ट्रक्चर फंक्शन होता कैसे है। नोज और नजल कैविटी सबसे पहले आते हैं। नोज वो पार्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग सांस अंदर खींचते हैं, इनहेलेशन करते हैं। नोज और नेजल कैविटी के अंदर सीलिएटेड एपिथेलिया पाए जाते हैं, यानी कि वो सरफेस होती है जिसके अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं, सीलिया होते हैं। और उसके अलावा इस सरफेस, ये जो सरफेस होती है ना, इसके अंदर म्यूकस भी पाया जाता है, यानी कि नमी होती है। ये सीलिया और ये जो मॉइस्ट सरफेस होती है, इनका काम क्या होता है कि जितनी भी डर्ट या जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेते हैं ताकि ये सांस की नाली में ना जाए, आगे फेफड़ों में ना जाए। तो यहाँ से फिर आगे जो जितनी भी एयर जाती है ना वो फिल्टर भी हो जाती है, मॉइस्ट भी हो जाती है और वार्म भी हो जाती है बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक। उसके बाद आगे आ जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स ये छोटा सा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर म्यूकस, जिसमें ना म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसकी भी, और फेरिंक्स से होती हुई हवा जाती है, एयर जाती है आगे लैरिंक्स के अंदर। लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जो भी आप लोग बातें कर रहे होते हैं, जो भी आप लोगों की आवाज प्रोड्यूस होती है ना, ये लैरिंक्स की मदद से ही ये प्रोड्यूस होती है। ये कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है
कार्टिलेज होता है कि एक तो हड्डी होती है ना बहुत ही सख्त होती है, एक वो हड्डी होती है जो कि थोड़ी नरम सी होती है ना, वाइट सी, उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से लैरिंक्स जो है, यहाँ से एयर मूव करती है, लैरिंक्स से होती हुई आगे ट्रैकिया की तरफ चली जाती है। अच्छा, लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है ना, जो इसके जो सुराख होते हैं, ये भी सिलिएटेड होते हैं, इन पे भी सीलिया पाए जाते हैं और म्यूकस पाई जाती है। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो लैरिंक्स होता है ना, उसके एंड पे कुछ उसके अंदर जो है ना एक फाइबर किस्म का एक बैंड्स होते हैं, ठीक है, पतले से बारीक से होते हैं बैंड्स, ठीक है। वो दो बैंड्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। उनका काम क्या होता है, जब भी आप लोग बात करते हैं तो वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और इस तरह से आप लोगों की वॉइस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आगे आ जाता है ट्रैकिया, इसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। मेन यही स्ट्रक्चर होता है, सांस की नाली हम लोग जिसको बोलते हैं, ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि लैरिंक्स से आगे लंग्स तक जाता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसोफेगस के साथ पाया जाता है, यानी कि आप लोगों के खाने की जो नाली होती है उसके साथ पाया जाता है। इसके अंदर सी शेप की कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स मौजूद होती हैं। उन रिंग्स का काम ये होता है कि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए और इसके स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट करती हैं। ट्रैकिया चेस्ट कैविटी जो आप लोगों की पूरी होती है, जिसको हम लोग थोरैक्स बोलते हैं, जो आप लोगों का पूरा सीना है, इसमें एक्सटेंड होती है सारी, यानी कि आपके सीने में पाई जाती है। फिर जब ये लंग की तरफ जाती है, यानी कि जब फेफड़ों तक पहुंच जाती है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई और एक ब्रोंकाई। एक हर जो ब्रोंकाई होता है ना, दो ब्रोंकाई होते हैं ना, तो हर ब्रोंकाई एक एक लंग में चला जाता है। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई की हम लोग बात करते हैं। ट्रैकिया जब डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, वो थोरैक्स रीजन में होता है, यानी कि आप लोगों की छाती में ही ये डिवाइड होता है। फिर ब्रोंकाई लंग्स में एंटर हो जाता है, वहां से ये फर्दर छोटी छोटी सी नालियों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 1 मिलीमीटर या उससे भी कम होता है। ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बारीक होती रहती है ना, तो वैसे वैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर होती चली जा रही होती है, ठीक है। और एंड पे जब बहुत ही ज्यादा ब्रोंकाई बारीक हो जाती हैं, तो फिर उनके अंदर ये वाले जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होते हैं वो नहीं पाए जाते। एंड पे आ जाते हैं एल्वेलाई। ब्रोंकियोल्स जो होते हैं ना, ये डिवाइड होते 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 इतने ज्यादा बारीक हो जाते हैं कि हम लोग इनको एयर सैक्स भी बोलते हैं, कि हमें ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं, ठीक है। ये एक एयर सैक हम लोग इसको कह सकते हैं। हमारे जो फेफड़े होते हैं उनका मेन जो फंक्शन होता है ना, वो एल्वोलाई का ही होता है। जिन लोगों के एल्वोलाई के अंदर पानी बन जाए तो वो फिर गए काम से। एयर सैक्स जो होती हैं, ये सेवरल बहुत सारे ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई और जो एयर सैक्स होती हैं, इनके इर्द गिर्द कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क पाया जाता है। गैस यहीं पे एक्सचेंज होती है एल्वोलाई के अंदर। सबसे पहले सांस लेते हैं ना, नोज से जाएगी आप लोगों की नॉस्ट्रल्स के थ्रू नेजल कैविटी में जाएगी, वहां से फेरिंक्स में, वहां से लैरिंक्स में, वहां से ट्रैकिया में, वहां से ब्रोंकाई में, वहां से ब्रोंकियोल्स में, वहां से फिर होती है एल्वोलाई में आएगी। एल्वोलाई में कैपिलरीज होती हैं, तो कैपिलरीज क्या करती हैं, वो एल्वोलाई में जो हवा आती है उसमें से ऑक्सीजन को कैपिलरीज कैप्चर कर लेती हैं। और वो वाली ऑक्सीजन, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर ब्लड पाया जाता है ना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है कि वहां से ऑक्सीजन को कैप्चर करके पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आगे हम लोग लंग्स का मजीद स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। दो लंग्स पाए जाते हैं आप लोगों की बॉडी के अंदर, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। चेस्ट कैविटी में ये पाए जाते हैं आप लोगों के सीने में, और इनको दो चीजें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं लंग्स को। एक तो होती है रिब्स, आप लोगों की जो पसलियां होती हैं वो आप लोगों की लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, और दूसरा इनकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि जो डबल मेम्ब्रेन होती है, वो भी इसको इनको जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, यानी कि ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, क्योंकि इनमें मिलियन के हिसाब से एल्वोलाई पाए जाते हैं। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर फ्लोर पाया जाता है चेस्ट में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं ना, ये वाले आप लोगों के हैं लंग्स हैं, ठीक है। एक तो लैपटॉप में जो है ना ड्राइंग भी बड़ी गंदी होती है, ठीक है। ये अगर आप लोगों के लंग्स है ना, तो यहाँ पे ये एक पूरा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है यूं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। अच्छा, अब ब्रीथिंग होती कैसे है? ब्रीथिंग पूरा एक प्रोसेस होता है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, लंग्स खुद जो है ना ये एयर को अंदर या बाहर मूव नहीं करते, पुल या पुश नहीं कर सकते। ब्रीथिंग मूवमेंट्स होती हैं इस डायफ्राम की मदद से। ये डायफ्राम का जो प्रेशर, इसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, इसकी मदद से ही आप लोग सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं। ये जो डायफ्राम होता है ना, इसका ये डोम की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से, ठीक है। ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। जब ये डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये डोम की बजाय बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है। तो जब ये सीधा हो जाता है तो क्या होता है कि आप लोगों की चेस्ट का एरिया बढ़ जाता है, आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है, और आप बाहर से जो हवा होती है वो आप लोगों के लंग्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर जब ये वाला डोम रिलैक्स होता है,
जब रिलैक्स होता है ना, जब ये वाला पूरा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम जब ये रिलैक्स होता है तो फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव करता है। ऊपर की तरफ जब ये मूव करता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है कि हवा बाहर निकल जाए, तो इस तरह से एयर जो होती है वो आप लोगों की बॉडी से बाहर आ जाती है और ये एक्सहेलेशन हो जाती है। इसके दौरान आप लोगों की जो रिब्स होती है ना, जो होती हैं आप लोगों की ये वाली पसलियां, इनके अंदर भी कुछ मसल्स पाए जाते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों की रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, और जब वो रिलैक्स करते हैं तो आप लोगों की रिब्स नीचे की तरफ मूव करती हैं। तो इस तरह से पूरी मूवमेंट होती है, आप लोगों का प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होती हैं? गैसेस एक्सचेंज होती हैं एल्विलाई के अंदर। और ये एक्सचेंज इस तरह से होती है कि ब्लड में और लंग्स में कितना प्रेशर डिफरेंस कितना है। ब्लड कैपिलरी सारी डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है एल्विलाई के इर्द गिर्द, ठीक है। अब ब्लड सेल्स और जो एल्विलर सैक्स होते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इजीली गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एल्विलाई में गैसेस फिर एक्सचेंज होती है। ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और इस तरह से क्या बन जाता है? HbO2, और ये पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है और ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ट्रांसपोर्ट होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होता है, बहुत सारे टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर ये डिसॉल्व हुआ होता है। टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के अंदर जाता है, ठीक है, और फिर ये कैपिलरीज क्या करती हैं? वो फिर एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं, ठीक है, और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों की बॉडी के बाहर मूव कर देती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों की बॉडी में आती कैसे है? 20% आप लोगों की बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, यानी कि आप लोगों के खून के अंदर मौजूद होती है। 5% वो होती है आप लोगों की प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है, यानी कि लिक्विड्स के अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं ना, लिक्विड टाइप में उसके अंदर होती है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड एक बाइकार्बोनेट आयन की तरह प्रेजेंट होती है, जो कि सोडियम के साथ अटैच हुई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो आप लोगों की बॉडी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनता है, जिसको हम लोग H2CO3 बोलते हैं। H2CO3 फिर मजीद जो है वो उनका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, उसमें से हाइड्रोजन जो होती है ना, वो जब उसमें से एक्सक्रीट यानी कि सेपरेट आउट हो जाती है तो HCO3 बच जाता है। यहाँ पे खैर ये आप लोगों के MCQ आ सकते हैं कि कितनी परसेंट किस फॉर्म में पाई जाती है, तो ये आप लोगों ने इतना सा जो है ना MCQs के तौर पे इसको याद रखना है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आप लोगों के गैस एक्सचेंज को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसकी वजह से आप लोगों के खून के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन को कैरी करने की, और फिर वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना शुरू कर देता है, और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। टेम्परेचर भी अफेक्ट करती है आप लोगों की गैस एक्सचेंज को। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर इर्द गिर्द pH अगर कम हो जाए तो इससे भी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ठीक तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। इसी तरह से अगर हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयन बाइंड कर जाए, ठीक है, क्योंकि वैसे तो ऑक्सीजन ने बाइंड करना होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के बजाय सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही इसके साथ बाइंड हो जाएं तो इससे भी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों के फेफड़ों की क्या कैपेसिटी है और एक्सरसाइज का क्या अफेक्ट है, इसकी वजह से भी आप लोगों का गैस एक्सचेंज अफेक्ट होता है। जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा गैस एक्सचेंज आप लोग कर रहे होते हैं। जब अगर आप लोग बात करते हैं ना कि एक पूरा जो हमारा फेफड़ा होता है ना, अगर आप लोग पूरे का पूरा उसको हवा से भर दें तो उसकी कैपेसिटी 5 लीटर होती है। जब भी आप लोग कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं या आप लोग सो रहे होते हैं, तो तकरीबन आधा लीटर एक्सचेंज हो रहा होता है, सिर्फ आधा लीटर हवा का एक्सचेंज हो रहा होता है। जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर आपका 3.5 लीटर एक्सचेंज हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है? 1.5 लीटर ऐसा वॉल्यूम है जो कि एक्सपेल होता ही नहीं है हमारे लंग्स में से। जो इनहेलेशन होती है, यानी कि सांस जो आप लोग लेते हैं ना, ये 1 मिनट में आप लोग 15 से 20 दफा लेते हैं, लेकिन जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर आप लोग 30 दफा लेते हैं 1 मिनट में, क्योंकि उस वक्त हमारे मसल्स की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। तो ये हमारा सारा रिस्पायरेशन का था। इसमें आप लोगों की जो फैक्टर्स हैं ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा गैसवस जो है ना कि होती कैसी ब्रीथिंग से लेके एक्सचेंज तक, ये सारे के सारे आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इसके ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई, ये आप लोगों से पूरे का पूरा ये आप लोग अगर हेडिंग्स याद कर लेना तो फिर आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को सारे का सारा पता होना चाहिए, एक सीक्वेंस आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आप लोगों से MCQs ऐसे भी पूछते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे चलती है, तो नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, फेरिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इस तरह से ये चलती रहती है। आगे हम लोग रिस्पायरेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसका पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं।
हमारे जितने भी जानदार जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है आप लोगों की बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस जो कि कोई ना कोई कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म का मतलब ये होता है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर जो एक रिएक्शन हो रहा होता है ना, कि कंपाउंड्स को तोड़ने का, हजम करने का, जैसे ग्लूकोज को हजम करने का, प्रोटीन्स को तोड़ के हजम करने का, लिपिड्स को तोड़ के उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, इनको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म करते ही आप, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर कैटाबोलिज्म इसीलिए हो रही होती है ताकि एनर्जी बन सके, कार्बोहाइड्रेट। अब ये होती कैसे है? ये जो सारे रिएक्शंस होते हैं ना, इसमें ऑक्सीजन ही यूज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके साथ ऑक्सीजन आके कंबाइन होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन्स के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके बाद ये अमोनिया और उसके बाद एनर्जी में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजनस वेस्ट है ये वाला NH3, ठीक है, अमोनिया हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद लिपिड्स के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को सिर्फ एनर्जी चाहिए, ठीक है, वाटर भी चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा वाटर नहीं चाहिए। अब अगर देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें हमारी बॉडी में से रिमूव होना जरूरी है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा कुछ ना कुछ वाटर भी रिमूव होना जरूरी है, ठीक है, एनर्जी तो हमारी बॉडी को चाहिए ना, और तीसरा ये अमोनिया। तीन चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी से रिमूव करना जरूरी होती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी की, कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया। ये आप लोगों के एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। ये वो वेस्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर हो तो इनको रिमूव करना जरूरी होता है। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा जहरीली होती है टिश्यूज के लिए। अगर अमोनिया आप लोगों की बॉडी से खारिज ना हो तो आप लोगों के टिश्यूज डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी डेंजरस होते हैं अगर बहुत ज्यादा पानी के अंदर आप लोगों की बॉडी के अंदर पाई जाए तो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप लोगों की ब्लड की पीएच डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है और अमोनिया को फिर बॉडी के अंदर लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी इसको बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट था वाटर भी अगर चेंजेस होते हैं तो इससे भी अफेक्ट होते हैं। अगर वाटर आप लोगों की बॉडी में बहुत ही ज्यादा होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपसी। इसका मतलब क्या होता है कि पानी आपके टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और अगर वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो ये कुछ रीजंस होते हैं कि अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए बॉडी में तो प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी को कोई ना कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होती है। वर्टिब्रेट्स यानी कि वो वाले जितने भी जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल साल्ट्स, यूरिया, कैरेटिनिन, यूरिक एसिड और एक्सेस वाटर। ये सारे के सारे आप लोगों ने याद करने हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं, एक्सक्रीशन कौन कौन से एनिमल्स में होती है? यूनिसेलुलर एनिमल्स में भी होती है, स्मॉल एनिमल्स में होती है, लार्ज एनिमल्स में भी होती है, लेकिन ये एक्सक्रीशन डिफरेंट होती है, ठीक है, हैबिटेट के हिसाब से। जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनकी एक्सक्रीशन और होती है, जो डेजर्ट में रहने वाले जो होते हैं उनकी एक्सक्रीशन और होती है, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में रहने वाले होते हैं उनकी एक्सक्रीशन और होती है। अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। हमारी जो स्किन है ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करती है। आपने देखा होगा ना कि स्किन से भी बहुत ज्यादा नमकियात और पानी वगैरह पसीने के थ्रू ही जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से। उसके बाद कुछ साल्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जो कि पानी में रहते हैं। उनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं कि जब बहुत ज्यादा नमकियात बढ़ जाए तो वो नमकियात को बॉडी से ये रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो इंटेस्टाइन होते हैं ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करते हैं। और उसके बाद किडनीज भी एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करती हैं। किडनी सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन का, ठीक है। तो ये आप लोग ने अच्छे तरीके से याद करना है कि कौन सा मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन का, दैट इज अ किडनी। मेजर ऑर्गन होता है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प आउट करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर कंडीशन के हिसाब से कितना पानी होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, किडनी डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। जो पानी में रहने वाली जो जानदार जो मखलूक होती है उनका किडनी और होता है, और जो जमीन पे रहने वाली होती है उनका किडनी और होता है। जो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका किडनी इस तरह का होता है ताकि डाइल्यूट यूरिन बने, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनका यूरिन बनता है। पानी में रहने वाले होते हैं ना, हर वक्त उनको पानी अवेलेबल होता है, उनकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा होता है तो वो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसके अलावा वो वाले एनिमल्स जो कि वैसे खुश्की पे रहते हैं तो उनका जो यूरिन होता है ना वो कंसंट्रेटेड होता है, उनका कम यूरिन होता है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किडनी का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। किडनी की शेप बीन की तरह होती है, लोबिया की तरह होती है।
किडनीज का एक पेयर पाया जाता है आप लोगों के एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि पेट के अंदर पाया जाता है बॉडी वॉल के साथ। इसमें क्या होता है कि जो कनकेव पार्ट होता है किडनी का वर्टिब्रल कॉलम की तरफ पाया जाता है। कनकेव का मतलब ये होता है कि मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ यानी कि बॉडी के अंदर की तरफ पाया जाता है। और इसके अलावा ये जो डिप्रेशन होती है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं हिलस, ठीक है। ये वाली जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग हिलस बोलते हैं। तो ये जो कनकेव पार्ट होता है इसमें इसी यहाँ पे ये वाली फॉर एग्जांपल किडनी है ना, तो यहीं पे सारी नालियां अटैच होती हैं, वेन्स, नर्व्स, और जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी वो नाली होती है जो कि दिल से खून किडनी की तरफ लेके आ रही होती है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी वगैरह वो इसी पॉइंट से किडनीज के अंदर इंटर भी हो रही होती हैं और इसी पॉइंट से वो लीव भी कर रही होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक बारीक सी यूरेटर होती है, वो भी इधर से ही फॉर एग्जांपल ये इस तरह से नाली जा रही होती है ना, यूरेटर हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी कनकेव पार्ट के साथ ही अटैच हुई होती है। उसके अंदर लोग रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला की बात करते हैं। अगर हम लोग किडनी की बात करें, अगर हम लोग किडनी को फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग काट दें, ठीक है, तो उसकी जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, वो बहुत ज्यादा रेड कलर की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाली जो लेयर होती है ना, उसके अंदर पायरेमिड्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि अगर हम लोग किडनी को काटे ना, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह की जो है ना वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ये इस तरह के। ये या अल्लाह खैर, इतनी प्यारी ड्राइंग, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी जब मैं पढ़ा करती थी, लैपटॉप पे तो मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है। अच्छा, ये अंदर जो है ना, ये वाले पायरेमिड्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अंदर वाला जो रीजन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। एक फनल शेप कैविटी होती है जो कि इस जो है ना इसके अंदर पाई जाती है। फनल शेप कैविटी इज प्रेजेंट टुवर्ड्स इनसाइड दैट रिसीव यूरिन कॉल्ड रीनल पेल्विस। एक फनल की तरह की एक कैविटी होती है जो कि किडनी से यूरिन को यहाँ पे होती है, वो वाली कैविटी, ठीक है, ये इधर, ठीक है, फनल की दोनों किडनी से यहाँ से आती है नाली यूरिन को लेके इधर, ये जो फनल की तरह की जो कैविटी जिसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं, यहाँ पे ये जो है ना ये यूरिन को रिसीव करती है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा इसके पार्ट्स की बात करते हैं। किडनी के जो पार्ट्स होते हैं, इसमें एक पार्ट होता है नेफ्रॉन। पहले कॉर्टेक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, मेड्यूला भी पढ़ लिया। नेफ्रॉन मेन फंक्शनल पार्ट होता है किडनी का। किडनी का जितना भी काम होता है ना, सबसे ज्यादा काम नेफ्रॉन का ही होता है। किडनी के अंदर जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर और मेड्यूला के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन का काम ये होता है कि ये यूरिन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? ग्लोमेरुलस होता है, यानी कि पूरी कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ये एक कप की तरह के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो जो कप की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कुछ ट्यूब्स होती हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, और लूप ऑफ हेनले होती है, कलेक्टिंग डक्ट भी होती है। तो ये नेम्स आप लोगों ने यहाँ पे याद कर लेने हैं। अच्छा, यूरिन जो फॉर्मेशन करती है, किडनी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन किडनी का ये होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना। अब ये कैसे करती है? सबसे पहला जो मरहला होता है इसमें वो होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन का। प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है रीनल कॉर्पस्कल के अंदर, ठीक है। यानी कि आपकी ये जो रीनल आर्टरी होती है ना, उसमें ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि ब्लड जो आ रहा होता है किडनी के अंदर, उसमें प्रेशर होता है। तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिल्टर होके इस ग्लोमेरुलस जो है ना वो कैप्सूल उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा ना कि एक कप की तरह का स्ट्रक्चर मैं आप लोग को यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये कप की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ना ये वाला ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ग्लोमेरुलस होता है कि बहुत ही बारीक बारीक किस्म की कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। अब जब ब्लड आता है ना रीनल आर्टरी के थ्रू, वो जब गुजरता है इसमें से रीनल कॉर्पस्कल के अंदर से, तो मॉलिक्यूल्स रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर होके इस कप के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो जो सारे मॉलिक्यूल्स फिल्टर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस फिल्ट्रेट। और इसके अंदर साल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होते हैं, यूरिया भी प्रेजेंट होता है, और यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। अब जब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाते हैं, फिर दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि सारे के सारे इन्होंने बॉडी में से निकल जाना होता है। रीअब्जॉर्प्शन सबसे पहले होती है। सबसे पहले ये फिल्टर हुआ वाले जितना भी सिस्टम होता है ना, ये किडनीज की ट्यूब्स में से गुजरता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जो कि बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं वो दोबारा से ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और बाकी का जो फिल्ट्रेट होता है वो यूरिन बन जाता है, जिसमें वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ये कैसी होती है? इसके अंदर जितने भी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ना, वो इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द वो सारी की सारी क्या करती हैं कि इन यूजफुल मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कैपिलरीज एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देती हैं, और बाकी का जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो फिर यूरिन बन जाता है।
तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है सिलेक्टिव होती है, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उन सबको ये रीअब्जॉर्ब नहीं करती, सिर्फ ग्लूकोज, वाटर और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। बाकी जो यूरिक एसिड होता है उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करती। आखिरी जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो नाइट्रोजनस वेस्ट बच जाता है यूरिन के अंदर, यहां से फिर यूरिन पेल्विस की तरफ जाती है यूरिटर्स के थ्रू। यूरिटर्स ये नालियां होती हैं दो जो कि इधर किडनी के साथ ये वाली, तो ये यूरिटर्स होती हैं। यूरिटर्स के थ्रू फिर आगे रीनल पेल्विस की तरफ फिर जाती हैं, वहां से यूरिटर्स यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जाती है। यूरिनरी ब्लेडर वो थैली होती है जिसके अंदर परमानेंट टेम्परेरी जो है ना वो आपका यूरिन स्टोर होता है। जब वो ब्लेडर फुल हो जाता है तो आपका जो माइंड होता है आप लोगों को रिफ्लेक्स देता है कि अब यूरिनेशन करें एंड यूरिथ्रा के थ्रू जो है ना वो यूरिन को आप लोग बाहर एक्सपेल कर दें। ये जो यूरिनेशन होती है ना, छोटे बच्चे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन एडल्ट्स इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूरेथ्रा यानी कि वो ओपनिंग जहां से आप लोग यूरिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉडी से, उस ओपनिंग में और यूरिनरी ब्लेडर के दरमियान एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि आप लोगों को इस चीज को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये हम लोग ने देखा कि किडनी का ये एक काम होता है कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करती है। किडनी का दूसरा हम लोगों ने काम देखा था ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें आप लोगों की किडनीज हेल्प आउट करती हैं। अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है तो उससे क्या होता है कि किडनी बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है ताकि पानी आप लोगों की बॉडी में से पानी की क्वांटिटी कुछ देर के लिए कम हो जाए और आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए। और अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है तो फिर कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, यानी कि यूरिन की मिकदार बहुत कम प्रोड्यूस होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी आपकी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो सके। खास तौर पे अगर पसीने की वजह से बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई है तो उस वक्त भी कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, यानी कि बहुत कम यूरिन प्रोड्यूस होता है ताकि आप लोगों की बॉडी में ज्यादा ज्यादा जो है ना वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो सके। और इसके अलावा अगर आप लोगों के ब्लड के अंदर पानी की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है तो भी आपको रिफ्लेक्स पैदा होता है, थर्स्ट वाला, आपको प्यास महसूस होती है और फिर आप लोग पानी पीते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम था। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से, शॉर्ट के हिसाब से, और है भी बहुत ज्यादा इजी, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा गला थक चुका है, मैं मजीद अब कुछ भी नहीं बोल सकती। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।